चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। उपसंयोजन समावयवता, यहां से कुछ बातचीत स्टार्ट करनी है। क्या है ये उपसंयोजन समावयवता? जब भी ऐसा हो कि आपको धनायन भी संकुल प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है, ऋणायन भी संकुल प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। धनायन और ऋणायन में अगर लिगेंड अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं तो इनकी अदला बदली कर दो, इनको एक्सचेंज कर दो। इनको एक्सचेंज करने पर जो नए समावयवी बनेंगे उन्हें कहा जाएगा उपसंयोजी समावयवता या समन्वय समावयवता भी बोलते हैं। हो सकता है कई बार आपको कोऑर्डिनेशन वर्ड ना मिले तो आप समन्वय समावयवता भी बोल सकते हैं, है ना। अब बात वही है जो मैंने अभी की है कि आपके पास क्या होगा, धनायन भी संकुल प्रवृत्ति का होगा, ऋणायन भी संकुल प्रवृत्ति का होगा, तो इनके बीच में आपको लिगेंड की अदला बदली करनी है। अदला बदली करने का फायदा तभी होगा जब लिगेंड दोनों जगह क्या हो, अलग अलग हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उदासीन लिगेंड है या ऋणायनिक है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि उदासीन लिगेंड को उदासीन से ही एक्सचेंज करना है या फिर ऋणायनिक को ऋणायनिक से। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कुछ बातें जो इसमें याद रखने जैसी हैं। बेटा अगर इधर ये मंडल के ऊपर कोई आवेश नहीं आ रहा है तो वो तो उदासीन संकुल वाला मामला हो गया। उदासीन संकुल में ये समावयवता नहीं होती। तो लिगेंड के एक्सचेंज करने पर अगर कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जहां धनायन और ऋणायन बन ही नहीं पा रहा है तो अब ऐसी बात है वो समन्वय समावयवता में नहीं गिना जाएगा। एक और दिक्कत होती है, जब लिगेंड की अदला बदली आप करते जाते हो ना तो आइडियल तरीका क्या होता है कंपाउंड को लिखने का, पहले धनायन लिखा जाता है फिर ऋणायन लिखा जाता है। बट कई बार ये होता है कि लिगेंड की अदला बदली करते 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 कुछ ऐसा हो जाता है कि ऋणायन पहले लिखने में आ जाता है, धनायन बाद में लिखने में आ जाता है। इन शॉर्ट, पहले जो आप कंपाउंड लिख चुके हैं, पहले जो समावयवी बना चुके हैं, कई बार वही समावयवी रिपीट हो जाता है, हमें रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पहले लिखा हुआ था, धनायन पहले लिखा था, ऋणायन बाद में लिखा था। एक्सचेंज करते करते अब क्या हुआ, ऋणायन पहले लिखने में आ गया, धनायन बाद में लिखने में आ गया। तो आपको धनायन धनायन मैच करके देख लो, बात समझ में आ जाएगी। अभी नहीं आई होगी बात समझ में, उदाहरण देखो समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में मुझे देखना है कि कितने समन्वय समावयवी बनेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, सबसे पहले तो ऑक्सीकरण अंक निकालो। जब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों हो तो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालोगे भाई, लिगेंड की वजह से देख लो ऋणावेश कितना आ रहा है। एमीन उदासीन है तो इसकी वजह से तो 0 ऑक्सीकरण अंक आएगा। 4 क्लोराइड की वजह से कितना आएगा, -4 आएगा। अगर कुल माइनस में 4 है तो प्लस में भी क्या होगा, 4 होगा। यानी 2 केंद्रीय धातु आयन को मिलाकर जो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक आएगा वो +4 आएगा। 2 को मिला के +4 है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो एक हिस्से का कितना आया, +2। तो ये भी +2 और ये भी +2। +2 और 0 मिला के कितना हुआ, कुल योग कितना हुआ, +2। यानी ये संकुल धनायन जिस पे +2 चार्ज है। +2 और -4 मिला के कुल योग कितना हुआ, -2। तो ये -2 चार्ज है, धनायन ऋणायन बन गए। आगे अब ये फिक्स हो गया ऑक्सीकरण अंक, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये +2 है, ये 0 है, क्लोराइड का कितना, -1 है। +2 और -1 मिला के कितना हुआ, +1। यानी ये जो धनायन है उस पर चार्ज +1 है। इधर +2 है, 0 है, -3 है। +2 और -3 का कुल योग कितना, -1 है। तो यहाँ ऋणायन पे -1 चार्ज है। अगला ये पैलेडियम +2 था, ये 0 है, 2 क्लोराइड का -2 है। +2 और -2 का कुल योग क्या है, 0। यानी यहाँ धनायन है ही नहीं। यहाँ देखो पैलेडियम +2 है, ये 0 है, 2 क्लोराइड का -2 है, कुल योग कितना आएगा, वापस से 0। यानी ये ऋणायन नहीं है। तो ये तो आपके देखते ही गिनती से बाहर हो जाना चाहिए था कि धनायन ऋणायन है ही नहीं, ये तो क्यों गिने। अब इधर आ जाते हैं, ये +2 है, ये 0 है और ये -3 है, तो इधर आएगा -1। ये पैलेडियम +2 है, ये 0 है, ये -1 है, दोनों को मिला के कितना हुआ, +1। +1 वाला हम पहले भी लिख चुके हैं, धनायन धनायन मैच करो। इधर देखो सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स, पैलेडियम केंद्रीय धातु आयन, इधर भी पैलेडियम केंद्रीय धातु आयन, NH3 है 3, यहाँ पर भी 3 NH3 है, एक Cl है, इधर भी एक Cl है। धनायन मैच कर गया ना तो ऋणायन तो मैच कर ही जाएगा। ये रिपीट हो गया है। कौन सा रिपीट हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। तो एक बार फिर से ये भी गिनती से बाहर हो गया, रिपीटेड स्ट्रक्चर थोड़ी काउंट करोगे। और एक्सचेंज किया तो एक ये बन रहा है। यहां पर देखें पैलेडियम क्या है, +2 है, ये कितना है, -4 है।
+2 और -4 मिला दो तो टोटल कितना हुआ, -2। यहां पर देखना पैलेडियम कितना है, +2 है, इधर 0 है, तो इधर ओवरऑल +2 और 0 मिला के कितना हुआ, +2। +2 वाला धनायन हम पहले भी बना चुके हैं, ये रहा। मैच करो, केंद्रीय धातु आयन पैलेडियम, इधर भी पैलेडियम, 4 NH3 इधर है, 4 NH3 इधर भी है, मैच कर गया धनायन, ऋणायन भी मैच कर जाएगा। तो ये रिपीट हो गया। कौन सा रिपीट हुआ है, फर्स्ट स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर गया है। तो आपसे अब पूछा क्या जाए एग्जाम में, कुल समन्वय समावयवी कितने होंगे, बताओ जरा। कुल समन्वय समावयवी की संख्या क्या आएगी, गिन लो। 1 2, उसके बाद तो क्या हुआ, एक 0 0 वाला कैंसिल हो गया, 2 रिपीट हो गए, तो आंसर क्या है, 2 है। कुल समन्वय समावयवी की संख्या 2 आएगी। क्लियर। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। क्या हो अगर मैं केंद्रीय धातु आयन अलग अलग प्रकार के ले लूं, समन्वय संख्या 4 ही रखूं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें दोनों तरफ पैलेडियम थे, इस बार मैं क्या करता हूं, 4 तो NH3 लिए हैं पैलेडियम के साथ, और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम कर देता हूं, PtCl4 ले लेता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल समन्वय समावयवियों की संख्या क्या होगी। वापस से वही कहानी दोहराते हैं। पहले तो ऑक्सीकरण अंक, एक काम करते हैं, पहले तो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना भाई। क्या करना है अपने को, सिंपल सा काम। क्या है सिंपल सा काम, एक NH3 को एक Cl से एक्सचेंज करो, फिर एक और को एक्सचेंज करो, फिर एक और को एक्सचेंज करो, करते जाओ। तो फर्स्ट ये ओवरऑल एक्सचेंज कर दिए, है ना। एक NH3 को एक Cl से एक्सचेंज करते करते यहाँ तो 5 बना दिए, तो क्या आंसर 5 आएगा। कितने आएंगे कुल समन्वय समावयवी, आइए चेक करते हैं। सबसे पहला काम ऑक्सीकरण अंक निकालने का। कैसे निकालोगे, देखो भाई 4 NH3 की वजह से 0, 4 क्लोराइड की वजह से -4। अगर माइनस में 4 है तो ओवरऑल मिला के प्लस में भी तो 4 होगा। +4 दो सेंट्रल मेटल एटम में डिवाइड करो, +2 इधर +2 इधर, यानी ये पैलेडियम +2 में है, ये प्लेटिनम +2 में है, मिल गया दोनों +2 ऑक्सीकरण अंक में। अब आगे क्या करोगे, +2 और 0 टोटल मिला के कितना आएगा, +2, ये आ गया चार्ज। +2 और -4 टोटल मिला के कितना आएगा, -2, ये आ गया एनायन पे चार्ज। आगे ये +2 है, ये 0 है, ये -1 है, कुल योग कितना आया, +1। ये +2 है, ये 0 है, ये -3 है, कुल योग कितना आया, -1। ये +2 है, ये 0 है, ये -2 है, कितना आया, 0। ये +2, ये 0, ये -2, एक बार फिर से 0। इधर +2 0 -3 कितना आया, -1। +2 0 -1 कितना आया, +1। +2 -4 कुल योग कितना आया, -2। +2 0 कुल योग कितना आया, +2। अब एक तो 0 0 वाला केस अलग फेंक दो, ये थर्ड नंबर का केस तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं। क्या ये वाकई में रिपीट हो रहा है फोर्थ नंबर का, +1 वाले कैटायन से मैच करो। कहाँ है +1 वाला कैटायन, सेकंड नंबर पे है, वहां सेंट्रल मेटल एटम पैलेडियम है, इधर प्लेटिनम है। धनायन की जो मेटल है केंद्रीय धातु आयन की वो बदल गई, तो ये दोनों सेम कैटायन नहीं है, सेम धनायन नहीं है। हाँ लिगेंड समान दिखाई दे रहे हैं, 3 NH3 उधर भी है, 3 NH3 इधर भी है, एक Cl उधर भी है, एक Cl इधर भी है, उसके बाद भी दोनों धनायन समान नहीं है, दोनों धनायन अलग अलग प्रकार के हैं। सो ये क्या रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये भी काउंट होगा फर्स्ट, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। अब +2 वाला धनायन मैच करो, यहाँ 4 NH3 उधर 4 NH3, लेकिन यहाँ केंद्रीय धातु आयन प्लेटिनम, उधर केंद्रीय धातु आयन क्या, पैलेडियम। आयन अलग अलग हो गए, और आयन अगर अलग अलग हो चुके हैं तो फिर ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा, ये अलग है। तो आपसे अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि कुल समन्वय समावयवी क्या आता आंसर, कुल समन्वय समावयवी, इस बार आंसर 4 है। आसान सा काम है। चलो अगले एग्जांपल पे जाते हैं, देखते हैं। CONH36 हेक्सा एमीन कोबाल्ट ले रहे हैं, ठीक है, और हेक्सा
साइनाइडो कोबाल्टेट। कितने बनेंगे इसके कुल समावयवी, सोचें जरा। आइए एक्सचेंज करके देखते हैं, है ना। देखें जरा, अब वापस से यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने आएंगे, कुल समन्वय समावयवी की संख्या क्या होगी। भाई सिंपल सा काम करना है। भाई 6 NH3 की वजह से क्या आएगा 0, 6 साइनाइड की वजह से कितना आएगा -6, माइनस का 6 है तो प्लस में भी कितना होगा 6 आएगा। कितने सेंट्रल मेटल एटम, 2 सेंट्रल मेटल एटम की वजह से आएगा +6, तो एक के लिए कितना होगा +3, यानी ये कोबाल्ट भी +3 में है, ये कोबाल्ट भी +3 में। अब +3 और 0 मिला के कितना होगा +3, इधर कितना होगा -3। इसके आगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो प्रोसेस आपको पता है। दोनों को +3 रखते जाएं और देखते जाएं चार्ज क्या आ रहा है। तो इधर चार्ज आएगा -2, इधर आएगा +2, इधर आएगा -2, इधर आएगा +1 -1। ये केस बनेगा आपका 0 0 में, ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, ये -3 और ये +3। 0 0 वाला केस तो देखते ही कैंसिल है। अब +1 मैच करो +1 वाले से, ये रहा थर्ड नंबर पे +1 का कैटायन। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट इधर भी है, कोबाल्ट इधर भी है। यहाँ पर NH3 4 है, यहाँ पर भी NH3 4 है। यहाँ साइनाइड 2 हैं, इधर भी साइनाइड 2 हैं। तो आपको यहाँ पर लिगेंड क्या एक जैसे दिख रहे हैं, संख्या एक जैसी दिख रही है, और केंद्रीय धातु आयन भी एक जैसा दिख रहा है। तो रिपीट कर गया ये, कौन सा रिपीट कर गया, थर्ड। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो हुआ वो रिपीट किया है, और रिपीट कर गया तो ये गिनती में क्यों आएगा भाई। ये +2 वाले से मैच करो, ये रहा +2 वाला, कोबाल्ट उधर भी कोबाल्ट इधर भी, 5 NH3 इधर भी 5 NH3 इधर भी, एक साइनाइड उधर भी एक साइनाइड इधर भी। ये रिपीट कर गया, कौन सा रिपीट किया, सेकेंड रिपीट किया। और लास्ट वाला ये देखो कौन सा रिपीट किया है, ये फर्स्ट रिपीट किया है। सो यहाँ पर लास्ट के 3 स्ट्रक्चर रिपीट कर गया, वो ये 0 0 वाला था, वो काउंटिंग में आएगा नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ कितने समन्वय समावयवी बनेंगे, तो भाई टोटल समन्वय समावयवी की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। कुल समन्वय समावयवी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अच्छा सोचो, अगर मैंने सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर दिया होता तो क्या होता। देखिए अभी कुल समन्वय समावयवी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। मैं एक कोबाल्ट को चेंज करके अगर क्रोमियम कर दूं तो क्या होगा, ये देखो, ये कोबाल्ट चेंज करके क्रोमियम कर दिया मैंने। अब देखो कुल समन्वय समावयवी की संख्या, भाई एक जो 0 0 वाला है वो गिनती से बाहर हो जाएगा। बाकी ये जो 3 रिपीट हो रहे थे ये अब रिपीट नहीं होंगे, ये गिनती में आएंगे। क्यों, अब +1 वाले में इधर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट रहेगा, इसमें +1 वाले में क्रोमियम है। इधर +2 वाले में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट रहेगा, इधर क्रोमियम है +2 वाले में, और +3 वाले में क्रोमियम, इधर कोबाल्ट। तो अब कुल समन्वय समावयवी की संख्या कितनी हो जाती, 6 हो जाती। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, क्या ये कॉम्प्लेक्स समन्वय समावयवता दर्शाएगा। आइए चेक करते हैं दर्शाएगा कि नहीं। भाई इधर 0, ये -2, टोटल मिला के +2, दोनों सिल्वर पे +1 +1 +1 0 का सम +1 +1 -2 का सम -1। चलो अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो क्या मैं इसका एक और समन्वय समावयवी बना सकता हूं, एक साइनाइड को इधर एक्सचेंज करके। क्या ये समावयवी गिना जाए, जी नहीं। ये कंपाउंड तो ठीक है, ये आपके समन्वय समावयवी में कैसे गिनोगे बेटा, क्योंकि ये +1 है 0 है, ये -1 है तो 0 आएगा नहीं इधर,
ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो ये कितना आएगा, फिर 0 आएगा। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि कुल समावेवी 1 बनेगा। अगर एक ही स्ट्रक्चर है, उसका कोई दूसरा फॉर्म एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर समावेवता कहाँ है? आंसर टोटल कुल समावेवी की संख्या कभी 1 आ ही नहीं सकती, या तो 0 या फिर 2 या उससे ज्यादा। 1 तो कैसे आएगी? क्या ये कॉम्प्लेक्स समन्वय समावेवता शो करता है? बिल्कुल नहीं करता। अब अगला डाउट हमारे आता है कि अगर द्विदंतों के लिगेंड हो तो क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, एक द्विदंतों के लिगेंड से 2 एकदंतों के लिगेंड को एक्सचेंज किया जाएगा। ये काम करते जाओ, आपको समन्वय समावेवी मिलते जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज मैं कोबाल्ट के साथ यहां पर इथाइलिन डाइएमीन ले लेता, ठीक, और यहां ले लेता क्या, साइनाइड, और फिर आपसे बोलता कि अब बताओ इसके समन्वय समावेवी। तो एक इथाइलिन डाइएमीन से कितने साइनाइड एक्सचेंज करोगे? 2 साइनाइड एक्सचेंज करोगे ना, तो एक ही हुआ। आपने एक इथाइलिन डाइएमीन से क्या किया, 2 साइनाइड एक्सचेंज कर दिए। देखें, ये मैंने एक्सचेंज किया है, एक इथाइलिन डाइएमीन से 2 साइनाइड को एक्सचेंज करो। ये 4 प्रोबेबिलिटी बना के देखी। अब पूछा जाए कुल समन्वय समावेवी कितने, देखते जाओ। ये इसकी वजह से 0, इधर -6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप उम्मीद है निकालना सीख गए होगे। +3 आएगा, यहाँ पर +3 आएगा, इधर -3 आएगा, यहाँ पर ये +3 है, 0 है, ये -2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, +1। ये +3 है, ये 0 है, ये -4 है, कितना आएगा, -1। ये +3 है, ये 0 है, ये -4 है। बस इसी तरह से निकालते जाना है। अब +3 -4 से कितना आया, -1। ये कितना है, +3 है, ये 0 है, ये -2 है, कितना आया, +1। ये +3 है, ये -6 है, टोटल कितना आया, -3। ये +3 है, ये 0 है, टोटल कितना आया, +3। अब क्रॉस चेक करो, रिपीट तो नहीं कर गया कोई। 0 0 वाला तो केस ही नहीं बना। ये +1 वाला धनायन, ये रहा +1 वाला धनायन, उधर कोबाल्ट, इधर कोबाल्ट, उधर 2 इथाइलिन डाइएमीन, इधर भी 2 इथाइलिन डाइएमीन, उधर 2 साइनाइड, इधर भी 2 साइनाइड, टोटल मैच कर गया। ये काउंटिंग से बाहर है। कौन सा रिपीट हुआ है? ये सेकेंड स्ट्रक्चर रिपीट कर गया है। आगे ये +3 मैच करके देखो, फर्स्ट वाला धनायन और ये वाला धनायन सेम है, तो ये क्या हुआ, ये सेकंड रिपीट कर गया, सॉरी फर्स्ट, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर रिपीट किया है, तो ये भी काउंटिंग से बाहर हो गया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कुल समन्वय समावयवी कितने आएंगे? तो बेटा इसके कुल समन्वय समावयवी 2 आएंगे। हाँ, अगर मैं सेंट्रल एटम मेटल एटम अलग करके पूछ लेता कि एक तो मैंने कोबाल्ट रख दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या रख दिया, क्रोमियम रख दिया। अब आपसे पूछूं तो एक्सचेंज तो इसी तरह के 4 बनेंगे ना, बस ये रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि धनायन में केंद्रीय धातु आयन फिर अलग अलग हो जाएगा। और इस केस में जो कुल समन्वय समावयवी आएंगे कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। और यहां पर हमारी समन्वय समावयवता समाप्त होती है। अगली समावयवता की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर लें। हमने समन्वय समावयवता तो देखी, अब समन्वय स्थिति समावयवता। वैसे अगर नीट की बात की जाए तो बेटा समन्वय स्थिति समावयवता का मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। सिंपल है, पढ़ने में क्या जा रहा है बेटा, जब भी ऐसा हो ना कि समन्वय समावयवता जो हम कर रहे थे उस टाइप की समावयवता एक ही समन्वय मंडल में हो जाए, समझना। बहुनापकीय संकुल हैं आपके पास। बहुनापकीय संकुल क्या कहलाते हैं? ऐसे संकुल जिसमें एक ही समन्वय मंडल में एक से ज्यादा केंद्रीय धातु आयन होते हैं। और बहुनापकीय संकुल में ये 2 केंद्रीय धातु आयन हैं, केंद्रीय धातु परमाणु हैं, इनके लिगेंड की आप अदला बदली कर लो, एक्सचेंज कर लो। इससे जो समावयवी बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, समन्वय स्थिति समावयवी। और ये समावयवता क्या कहलाएगी, समन्वय स्थिति समावयवता। ठीक, अब समन्वय स्थिति समावयवता में एक चीज बदल जाएगी बस, कि पहले वो जो 0 वाला केस था कि संकुल के ऊपर आवेश अगर 0 है तो वो समन्वय समावयवी में नहीं गिना जाता था, इसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमें बाहर आवेश है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये तो एक ही समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड की अदला बदली है ना, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि उस डब्बे के ऊपर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना सा एक फर्क है। देखना कैसे। पहली चीज तो ये किसमें होती है, ये बहुनाभिकीय संकुल में पाई जाती है। तो बहुनाभिकीय संकुल जब होंगे ना, लिगेंड की अदला बदली लिगेंड के एक्सचेंज से आती है। कैसे देखना जरा। सपोज मैं कोबाल्ट के साथ ऐसा 4 तो NH3 ले लेता हूं, ये OH है, इधर क्या ले लेते हैं, चलो NH2 ले लेते हैं, और इधर कोबाल्ट के साथ मैं 4 क्या ले लेता हूं, Cl ले लेता हूं। आपसे बोलता हूं क्या इसमें समन्वय समावेशी बनेंगे, वो बनेंगे तो कितने, तो भाई एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरा NH3 को एक्सचेंज करो Cl के साथ, सो क्या हो जाएगा, एक Cl आ जाएगा, 3 NH3 होंगे, ये CO, ये OH, ये NH2 क्या होता है, एमाइड होता है, याद है ना, ये CO, ये क्या NH3 Cl3, दूसरा ये बन गया। और बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हो, एक और NH3 को शिफ्ट कर दो। एक और NH3 को जब आप शिफ्ट करोगे तो दोनों तरफ 2 Cl हो जाएंगे और दोनों तरफ 2 NH3 हो जाएंगे। ये इस तरह की कहानी आएगी। अब आप बोलोगे सर इससे ज्यादा बना सकते हैं क्या, इससे ज्यादा एक्सचेंज करोगे क्या, रिपीट हो जाएंगे बेटा, देखना। चलो यहां पर मैं आपसे एक और बना दूं, एक और NH3 इधर शिफ्ट कर दूं, तो क्या ये अलग है, नहीं है। ये दरअसल स्ट्रक्चर रिपीट कर गया 3 Cl के साथ कॉम्बिनेशन, देखो ये वाला सेकंड, अगर आप ढंग से मिलाओगे तो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ है, रिपीट हो गया है, तो ये तो गिनती में नहीं आएगा। और अगर एक और आप कर देते हो, चलो बचा हुआ NH3 भी आप शिफ्ट कर देते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये वापस से आपको रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट कर गया, गौर से देखो, ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो रिपीट कर गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस फॉर्मूले के साथ कुल समन्वय स्थिति समावेशी कितने होंगे, तो कुल समन्वय स्थिति समावेशी आएंगे 3, याद रखिएगा। सिंपल सा काम है, कोई भारी भरकम नहीं है। चलिए अपनी अगली समावयवता की तरफ बढ़ते हैं, लिगेंड समावयवता। क्या हो अगर जो लिगेंड है वही अपने आप में क्या हो समावयवता दर्शाने लगे, तो ये अलग केस होगा ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट केस लिगेंड समावयवता, समझना बेटा। लिगेंड समावयवता में सपोज मैं प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन लेके चल रहा हूं, ठीक है, और एक मैंने यहां पर क्या ले लिया, इथाइलिन ले लिया, जिसमें आपने 2 क्या लगा रखे थे, क्लोरीन लगा रखे थे, और ये मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 आइसोमर बन जाएंगे ना। कौन से 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा सिस और एक बन जाएगा ट्रांस। तो जब भी ऐसा हो कि जो आपने लिगेंड लिया है उसमें भी आइसोमेरिज्म आ जाए, उसमें समावयवता आ जाए, तो जो समावयवी बनेंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, लिगेंड समावयवी। जैसे इसमें आप इसको 2 तरीके से लिख सकते थे। कैसे 2 तरीके से लिख सकते थे, एक तो था K+PtCl3, उसके बाद सिस C2H2Cl2, ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा कौन सा होता, K+PtCl3 ट्रांस C2H2Cl2। तो 2 आइसोमर हैं और ये समावयवी कौन से हैं, लिगेंड समावयवी हैं। आसान सा काम है, कोई भारी भरकम नहीं है। अच्छा, लिगेंड के अलावा एक और समावयवता है जो आपको देखने में आती है, वो है बहुलीकरण समावयवता, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, क्लियर।
और पॉलीमराइजेशन आइसोमेर में वास्तविक समावयवता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आता। तो पहली चीज जो आपको इसके लिए याद रखनी है वो क्या, कि यह वास्तविक समावयवता नहीं है। और क्यों वास्तविक समावयवता नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई। समझना एग्जाम्पल। अच्छा, सेम क्या मिलेगा? अनुपात। भाई सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का जो अनुपात है, ये जो रेशो है, ये रेशो क्या होगा? सेम मिलेगा। कौन सा अनुपात? सरल अनुपात, ये सेम मिलेगा। जैसे एक मैं आपसे बोलूं मेरे पास है PTNH3 2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटिनम कितना है? 1, अमोनिया कितने हैं? 2, Cl माइनस कितने हैं? 2, 1:2:2 है। अभी एक कॉम्प्लेक्स और है जो बिल्कुल आपको लगेगा कि अनुपात तो सेम है, बट क्या अनुभार सेम है? नहीं है। देखो ये कॉम्प्लेक्स देखो, इसमें प्लेटिनम कितने हैं? 2 हैं। इसमें NH3 कितने हैं? 4 हैं। इसमें Cl माइनस कितने हैं? 4 हैं। तो सरल अनुपात जब आप इसमें देखोगे तो क्या आएगा? 1:2:2 सेम आया, लेकिन अनुभार समान नहीं है ना, तो ये कोई वास्तविक समावयवता नहीं है। और यहाँ पर हमारा संरचनात्मक समावयवता का मामला खत्म होता है। अब हम अपनी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट समावयवता की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है? ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता। आइए देखते हैं। बेटा यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। जैसे कहीं पर मैंने M लिखा है, तो M का मतलब क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन। प्यारे बच्चों, रोज आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। कहीं पर मैंने ABCDEF इस तरह से लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, तो ये एक दंतुक लिगेंड है। जैसे OH माइनस हुआ, CN माइनस हुआ, NH3 हुआ, H2O हुआ, तो ये एक दंतुक लिगेंड है। और अगर मैं AA मतलब दोनों तरफ एक जैसा अंक दिखाई दे रहा है, एक जैसा लेटर दिखाई दे रहा है, AA, BB, C इस तरह से लिखा है, तो ये द्विदंतुक लिगेंड है। कौन से द्विदंतुक लिगेंड है? सममित। सममित मतलब जिन्हें हम 20 से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। सममित द्विदंतुक लिगेंड के एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, इथाइलिन डाइएमीन हुआ, ऑक्जेलेट हुआ, एसिटाइल एसीटोनेट हुआ, ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है। और अगला आता है असममित द्विदंतुक लिगेंड। असममित द्विदंतुक लिगेंड मतलब दोनों एंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसको 2 बराबर हिस्सों में आप नहीं काट सकते। और सममित द्विदंतुक लिगेंड में क्या आ जाते हैं? जैसे ग्लाइसिनेट हुआ, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट हुआ, ये सारे के सारे क्या है? असममित द्विदंतुक लिगेंड। क्लियर? सो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देनी है। अब सिस और ट्रांस क्या होता है? तो बेटा धातु से आपने क्या किया? 2 लिगेंड लगा दिए, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर ये थीटा आपका 90 से तो क्या है? 180 से क्या है? कम है। 180 से क्या है? कम है। और 90 डिग्री के बराबर या इससे क्या है? ज्यादा है। तो जो आइसोमर होता है, जो समावयवी होता है, उसे बोलते हैं सिस। सिस बोले तो समपक्ष, समपक्ष बोले तो एक ही तरफ, मतलब लिगेंड एक ही तरफ है। और अगर ये थीटा करीब करीब या फिर 180 इक्वल, करीब करीब हो जाए या इक्वल हो जाए, 180 का है, तो हम बोलेंगे ये आइसोमर कौन सा हो गया? ये ट्रांस हो गया। ट्रांस बोले तो विपक्ष। विपक्ष क्यों? क्योंकि 2 एक जैसे दिखने वाले लिगेंड 180 के एंगल पे एक दूसरे के विपक्ष में, तो सिस होता है और ट्रांस होता है ये। अब ध्यान से सुने, अगर आप 2 लिगेंड की अदला बदली कर दें और उससे क्या हो, कुछ नए एंगल क्रिएट हो जाएं लिगेंड्स के बीच में, ऐसे एंगल जो पहले वाली आइसोमर में नहीं थे, पहले वाली संरचना में नहीं थे। पहले अगर एंगल 90 का था तो अब 180 का देखने को मिल रहा है, पहले 180 का था तो अब 90 का देखने को मिल रहा है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें 2 लिगेंड की अदला बदली कर दो
तो आपको कुछ नए एंगल क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक भी नया एंगल अगर क्रिएट हो रहा है तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता है। और अगर कोई नया एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो कोई ज्यामितीय समावयवता नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर दो लिगेंड एक दूसरे से 180 के एंगल पे हैं, इधर वाला उठा के इधर रख दो, इधर वाला उठा के इधर रख दो, कभी भी नया एंगल क्रिएट नहीं होगा, कभी भी नया ज्यामितीय समावयवी नहीं बनेगा। इधर का लिगेंड इधर, इधर का लिगेंड इधर, 180 के एंगल पे उठा के रख दोगे, कभी नया समावयवी नहीं बन सकता। कैसे? देखो जरा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और रेखीय संरचना आती है, इस केस में देखो, अगर मैं m से दो जुड़े हुए एक दंतों के लिगेंड दोनों अलग ले लूं, तब भी a और b के बीच का एंगल हमेशा 180 मिलेगा, 90 तो कभी बनेगा ही नहीं। a को b की जगह उठा के रख दोगे, b को a की जगह उठा के रख दोगे, तो भी क्या हुआ, एंगल बदला क्या? तब भी तो a और b के बीच का एंगल 180 का है। यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ज्यामितीय समावयवता नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे आ जाओ, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में तीनों लिगेंड अलग अलग ले लूं, तब भी ये m है भाई, तीनों एंगल ही एक जैसे हैं a b और c के बीच में। अब a को b की जगह रख दोगे, b को c की जगह रख दोगे, कोई नया एंगल थोड़ी होगा। चलो मान लो b आपने इधर रख दिया, तो b का a से एंगल और b का c से एंगल अभी जैसा है वैसा बाद में भी मिलेगा, एंगल नहीं बदलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जब sp2 संकरण आपको मिलता है और त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति मिलती है, वहां पर भी ज्यामितीय समावयवता नहीं होती है। बेटा एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp संकरण में ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में sp2 संकरण में ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलेगी। इवन दो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब संकरण sp3 होता है और चतुष्फलकीय संकुल बनता है, तब भी आपको ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखते हैं। चतुष्फलकीय का मतलब क्या है कि इससे जो 4 लिगेंड जुड़े हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। अब किसी को भी कहीं भी रख दो, ये सारे बॉन्ड की पोजीशन एक जैसी है। आप ए को इधर रख दो, बी को इधर रख दो, 3D में इमेजिन करके देखना, इनके आपस में एक दूसरे से एंगल बदलेंगे ही नहीं। आप तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, मैं तो बोलता हूं sp संकरण में ज्यामितीय समावयवता नहीं होती, sp2 संकरण में ज्यामितीय समावयवता नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नंबर 2-3 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर sp3 संकरण है तो आपको ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार ज्यामितीय समावयवता मिलेगी कहां पर। तो हमने क्या देखा, वापस से आपको याद दिला दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp संकरण देखते ही क्रॉस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2 संकरण देखते ही क्रॉस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब sp3 संकरण हो देखते ही क्रॉस करो। इन 3 जगह पे तो ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलने वाली। अब क्या केस बचता है, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब dsp2 संकरण हो तब ज्यामितीय समावयवता होती है। अब ध्यान देना, जब संकरण dsp2 होता है तो ज्यामिति क्या बनती है, वर्गाकार समतलीय। याद होगा आपको, dsp2 संकरण में ज्यामिति क्या है, वर्गाकार समतलीय है। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक, यहां पर 2 ट्रांसपोजिशन आपको दिखाई देंगी। ट्रांसपोजिशन बेटा जब मैं आपसे बोलता हूं ना, यानी 180 एंगल पे 2 बॉन्ड। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या, 180 के एंगल पे 2 बॉन्ड, ठीक है ना। सो आपके पास एक ट्रांसपोजिशन ये है, एक ट्रांसपोजिशन ये है। ट्रांसपोजिशन के 2 लिगेंड पलट के लगा दोगे, इधर ए इधर बी करो या इधर ए इधर बी कर दो, उससे कोई नया ज्यामितीय समावयवी नहीं बनता। हाँ, वो आजू बाजू के 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप चेंज करते हो तो ज्यामितीय समावयवी बनता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स MA4 है, क्या इसमें ज्यामितीय समावयवता आएगी? कैसे पॉसिबल है बेटा? ये चारों लिगेंड अगर आपने A रख दिए तो इस A को A से पलट दो, 180 पे तो पलटने का मतलब भी नहीं है, देखेंगे ही नहीं। इस A को A से पलट दो, क्या कुछ नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, कुछ नया एंगल बन रहा है? नहीं है।
ए का 2A के साथ 90 का एंगल है, एक ए के साथ 180 है। कहीं भी रख लो इसको, कहीं भी एक्सचेंज कर लो, यानी MA4 में ज्यामितीय समावयवता नहीं होती। अच्छा मैं आपसे बोलूं MA3B में क्या ज्यामितीय समावयवता आएगी? तो सोचो जरा, 3A है, एक आपने B कर दिया। अगर ये B इधर था तो इसका इस A और इस A के साथ एंगल 90 का था। 2A ऐसे थे जिनके साथ B का एंगल 90 का था, और एक A ऐसा है जिसके साथ B का एंगल 180 का है। 180 पे तो A के साथ एक्सचेंज करोगे, नया कुछ बनेगा नहीं, ये तो रूल हो गया। A के साथ अगर बदलते हो B को, तो भी चलो ये A इधर आपने शिफ्ट कर दिया और B इधर लगा दिया, तब भी क्या बदल गया? B का अभी भी 2A के साथ एंगल 90 का है, एक A के साथ 180 है। कोई नया कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा ना। और मैं तो बोलता हूं बेटा मैथमेटिक्स लगा लिया करो, सबसे आसान काम है। कितने ट्रांसपोजिशन के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतने ज्यामितीय समावयव भी, और ट्रांसपोजिशन का एक ही कॉम्बिनेशन है, एक से दूसरा बन ही नहीं रहा है, तो ज्यामितीय समावयवता नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें एक ट्रांसपोजिशन पे तो क्या रख दो, T मतलब ट्रांस, 2A रख दो, है ना, और दूसरी ट्रांसपोजिशन पे वापस से 2A रख दो। अब A को A से एक्सचेंज कर लोगे तो कोई नया कॉम्बिनेशन बनाओगे क्या? इसके अलावा कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी ज्यामितीय समावयवता नहीं मिलेगी। इधर 3A थे तो A ट्रांस A और A ट्रांस B, दो ट्रांसपोजिशन हो गई पूरी। अब B को अगर इधर भी रख देते हो, चलो मान लो आप बोल देते हो सर B को इधर रख दें, हम इसको A ट्रांस B बना लें और A इधर शिफ्ट कर लें, A ट्रांस A कर लें, तो कौन सा नया काम किया? वही तो है। एक ट्रांसपोजिशन पे 2A थे, इधर भी एक ट्रांसपोजिशन पे 2A है, और बची हुई एक ट्रांसपोजिशन पे A और B थे, यहां पर भी बची हुई ट्रांसपोजिशन पे A और B है। तो ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना, नए कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहे, तो ज्यामितीय समावयव भी नहीं आएंगे। हाँ, MA2B2 अगर आप लेते हैं तो जरूर यहां पर ज्यामितीय समावयवता है। कैसे भाई? एक तो आप आइसोमर इसमें कौन सा बना सकते हो, सोचो जरा। M इधर A और ये B, 2A के बीच का एंगल 90 का है, 2B के बीच का एंगल 90 का है, और ये आइसोमर कौन सा हो गया? सिस, समपक्ष। अब 180 पे नहीं बदलना, 180 पे नया नहीं बनता, 90 पे एक्सचेंज करके देख लो। A को A से एक्सचेंज करोगे कोई मिलने वाला नहीं है, समान लेगन से एक्सचेंज करके क्या करोगे? तो A को B से एक्सचेंज करो, या तो इसको इससे बदल लो या फिर इसको इससे बदल लो, तो आपको एक और आइसोमर बन जाएगा। इसको इससे बदल लो, चलो B आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा A, और ये पहले के जैसे। अब देखो जरा, 2A के बीच का एंगल 180 हो गया और 2B के बीच का एंगल भी 180 हो गया, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? ये ट्रांस बन गया ना। अब क्या हम इसमें मैथमेटिक्स लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे भाई। एक तो जो समुच्चय बनेगा वो A ट्रांस A का बनेगा, एक B ट्रांस B का, एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों A और एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों B, ये वाला केस। और भी एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल, A को B से एक्सचेंज कर लो तो A ट्रांस B, A ट्रांस B, ये देखो A ट्रांस B, A ट्रांस B, ये वाला केस। दो ही प्रोबेबिलिटी थी, और दो प्रोबेबिलिटी है तो कुल ज्यामितीय समावयवी, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना। चलो अच्छा मैं आपसे बोलता हूं MA2BC है, तो डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगाओ बेटा, एग्जाम में इतना टाइम कभी नहीं मिलेगा कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे फिर उनके बीच के एंगल देखोगे, ये तो चलो फिर भी सिंपल पड़ेगा। आगे जैसे जैसे हम केस टिपिकल करते जाएंगे दिक्कतें बढ़ती जाएंगी ना। मैथमेटिक्स लगाओ, ये सबसे आसान काम है। कैसे? A2BC में एक कॉम्बिनेशन तो आएगा A ट्रांस A, बचा हुआ B ट्रांस C। अब एक और कॉम्बिनेशन आ सकता है, A को B या C के साथ एक्सचेंज कर लो, तो A ट्रांस B और A ट्रांस C। आप बोलोगे सर A को C से एक्सचेंज कर लेते, तो करके देखो, A को C से एक्सचेंज कर लोगे तो A ट्रांस C और इधर A ट्रांस B, बात तो बराबर है। दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, और दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो टोटल GI इस केस में वापस से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, इंटरेस्टिंग केस आता है MABCD का। आपसे पूछा जाता है MABCD में टोटल GI कितने होंगे? पहला
ए और बी को ट्रांस पे रखो, अगला सी और डी को ट्रांस पे रखो। नेक्स्ट, अब ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, अब ए का सी के साथ कॉम्बिनेशन, तो ए ट्रांस सी, बचे क्या बी और डी, तो ये बी ट्रांस डी इधर आ गए। ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, ए का सी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, ए का अभी तक डी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं आया है, तो अगला ए का डी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। के साथ कॉम्बिनेशन ए ट्रांस डी, बचा क्या बी और सी, तो ये बी ट्रांस सी दूसरी ट्रांसपोजिशन पे, तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर टोटल जीआई कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बेटा मैथमेटिकल वे में क्या टाइम बचता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा आसान पड़ेगी। अदरवाइज आप या तो एक ज़्यादा बना दोगे या एक कम समावेशी बना दोगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल हैं, वो केवल और केवल एक दंतों लिगेंड में लगेंगे। द्विदंतों लिगेंड अगर आ गया तो फिर आपको स्ट्रक्चर बना के ही चेक करना है और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं। अब द्विदंतों लिगेंड की बारी। मैं अगर आपसे बोलूं एम ए होल ट्वाइस है, क्या इसमें ज्यामितीय समायोजकता आएगी? नहीं आ सकती। भाई वर्गाकार समतलीय ये जो बनाओगे, चलो इधर ही बना देते हैं। ये द्विदंतों लिगेंड लगा दिए 2A, बीच का ए, इनके बीच का लिंकेज है, और ये दूसरे द्विदंतों लिगेंड लगा दिए ए। एक चीज और याद रखना, अगर आपने लिंकेज लगाया 2 एटम के बीच में तो उनके बीच का एंगल कभी भी 180 नहीं होगा, क्योंकि ये लिंकेज इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता कि 180 तक फैल जाए। तो दो द्विदंतों लिगेंड के एक ही द्विदंतों लिगेंड है, उससे जो 2 परमाणु हैं जिनसे केंद्रीय धातु आयन से आपने उपसंयोजी बंध बनाया है, वो 2 परमाणु 180 पे कभी नहीं जाएंगे। मतलब आप इसको यूं नहीं कर सकते ये उठा के इधर लग दो, यहां से यूं इतना लंबा बॉन्ड लगा दो, गलत है। अब इसे को पलट के लगा सकते हो। अगर इसको पलट के भी लगा दिया द्विदंतों लिगेंड को, तो कौन सा नया कॉम्बिनेशन बना दिया? पॉसिबल ही नहीं है, यानी वापस से एक बार ज्यामितीय समायोजकता नहीं होगी। चलो अगला केस देखें। अगर मैं यहां पर इस तरह से कर दूं तो क्या अब ज्यामितीय समायोजकता आएगी? देखते हैं। ये M और ये आपने पोजीशन लॉक कर दी, द्विदंतों लिगेंड लगा दिया, इधर B है। क्या इस A को B से एक्सचेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर इन 2 A के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, ये लिंकेज इतना भारी भरकम नहीं फैल सकता। तो A को B से एक्सचेंज कर नहीं सकते हो, और 2B को अगर आपने आपस में एक्सचेंज कर दिया तो उससे कोई नया समावेशी नहीं बनेगा, नया आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहां पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। एम ए बी सी, क्या एम ए बी सी में ज्यामितीय समायोजकता आ सकती? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वापस से आपने ये 2 ए लगा दिए, इधर बी है इधर सी है, बी का ए के साथ एंगल 90 है, दूसरे ए के साथ 180 है और सी के साथ 90 है। आप अधिकतम क्या कर सकते थे? आप अधिकतम यही कर सकते थे ना कि बी और सी को बदल लेते। अगर आप बी और सी को बदल लेते, एक्सचेंज कर लेते, तो ए का सी के साथ एंगल पहले भी 90 था, अभी भी है, बी का सी के साथ एंगल पहले भी 90 था, अभी भी 90 है। क्या एंगल में कोई वेरिएशन आए? नहीं आए। एंगल में कोई वेरिएशन नहीं आया, मतलब यहां पर भी ज्यामितीय समायोजकता नहीं होगी। ज्यामितीय समायोजकता एक केस में हो सकती थी। कब हो सकती थी ज्यामितीय समायोजकता? जब आप एम ए बी होल ट्वाइस ले लेते। एम ए बी होल ट्वाइस में ज्यामितीय समायोजकता कैसे आ जाती? ये एम है, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। अभी 2 ए के बीच का एंगल कितना है? 90। 2 बी के बीच का एंगल कितना? 90। एक को पलट के लगा दो। जब एक को पलट के लगाओगे
तो दूसरा जो आइसोमर बनेगा ये वो कुछ इस तरह से आएगा। ये बी मैंने ऊपर कर दिया, ए नीचे कर दिया। अब दो ए के बीच का एंगल 180 है, दो बी के बीच का एंगल 180 है। तो ये बन गया आपके पास सिस आइसोमर, ये बन गया ट्रांस आइसोमर। कुल मिला के दो जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस हमने खत्म किए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक ज्यामितीय समव्यवता के केस देखे। अब लास्ट बचता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखें जरा बेटा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता कि संकरण sp3d2 है या फिर d2 sp3 है, क्योंकि ज्यामिति दोनों ही केस में क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। अब ये वर्गाकार समतलीय से किस मायने में अलग है, देखो जरा। ये m है और अष्टफलकीय कुछ इस तरह से होता है। ये बॉन्ड जो पीछे की तरफ है, ये बॉन्ड आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है। ये होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में 3 ट्रांसपोजिशन होती हैं, एक ये, एक ये और एक ये। अब एक दंतों के लिगेंड में वही मैथमेटिक्स लगानी है। जैसे मैं आपसे बोलूं MA6 इस तरह का जो संकुल है, क्या इसमें ज्यामितीय समव्यवता होगी? नहीं होगी। आप सोचो, इस संकुल में कॉम्बिनेशन में एक ट्रांसपोजिशन पे A है, दूसरी ट्रांसपोजिशन पे भी A है और तीसरी ट्रांसपोजिशन पे भी A है। नया तो क्या बना लोगे? इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं MA5B, इसमें ज्यामितीय समव्यवता आएगी क्या? एक तो कॉम्बिनेशन A ट्रांस A, अगला कॉम्बिनेशन फिर A ट्रांस A और अगला कॉम्बिनेशन A ट्रांस B। अब सारे A हैं तो B को एक्सचेंज करोगे A के साथ तो भी A ट्रांस B वाली तो कॉम्बिनेशन मिलेगा। कौन सा नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करोगे? तो यहां पर भी GI पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, MA6 में GI नहीं होते, MA5B में GI नहीं होते, पॉसिबल ही नहीं है। तो GI होते कहाँ हैं फिर? बेटा MA4B2 अगर आप केस लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपको इसमें GI मिलेंगे। सोचो मैथमेटिकली भाई, एक तो कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों ट्रांसपोजिशन पे A ले आओ, फिर एक ट्रांसपोजिशन पे 2B लेके आ जाओ। एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। एक A और B को एक्सचेंज कर लो, A और B को एक्सचेंज कर लोगे तो क्या बनेगा? A ट्रांस B, A ट्रांस B। तो टोटल GI कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना। मैं बना के बता देता हूं। एक तो जब आप क्या कर रहे हो, 2 ट्रांसपोजिशन आपने फिक्स कर ली कि उन पे क्या मिलेगा? A मिलेगा। तो ये आपने 2 ट्रांसपोजिशन पे A कर दिया और बची हुई जो तीसरी एक ट्रांसपोजिशन है उस पर B कर दिया। B के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ट्रांस है, तो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू B। B के संदर्भ में ये ट्रांस है। अच्छा, ये वाला केस कैसा बनेगा? सोचो जरा, A ट्रांस A, चलो A ट्रांस A, A ट्रांस B, A ट्रांस B। अब 2B के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 का। तो ये क्या है? सिस आइसोमर है। किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। 2 ही बनेंगे, 2 से तीसरा नहीं बनेगा। बार बार मैं मैथमेटिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर को अगर अलग अलग एंगल से देखा जाए तो वो अलग तरीके का दिखेगा ना। जैसे आप मुझे देख रहे हो, सामने से देखोगे तो मैं अलग तरीके से दिखाई दूंगा आपको, आप ऊपर छत से देखोगे तो मैं अलग तरीके से दिखाई दूंगा, इस साइड से देखोगे तो अलग तरीके से दिखाई दूंगा। तो ऐसा ही इधर भी होता है। आप एक स्ट्रक्चर को अलग अलग एंगल से देखते हो, आपको लगता है नहीं यार इस बात को कुछ नया बना दिया, हकीकत में वो होता पुराना स्ट्रक्चर है। इसीलिए बार बार बोलता हूं मैथमेटिक्स लगाओ बेटा, बेस्ट है। और मैं तो बोलता हूं डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद रखो। MA6 नहीं होते, MA5 GI नहीं होती, MA4B2 में GI बनते हैं, 2 बनते हैं। सीधे रिजल्ट याद रख लो, उसमें क्या दिक्कत है? टाइम भी बचेगा, हम कंफर्म भी रहेंगे कि नहीं यार ये आंसर तो यही आएगा। अब MA4B2 के अलावा
जैसे मैं आपसे बोलूं MA4BC, वापस से लगाओ मैथमेटिक्स, सोचो। तो भाई A ट्रांस A और यहां पर B ट्रांस C, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लो। इससे एक्सचेंज करो या इससे करो, क्योंकि ये दोनों ट्रांसपोजिशन बिल्कुल एक जैसी है। किसी एक से एक्सचेंज करके देख लो। तो ये तो मैंने एज इट इज रख दिया, यहां पर B से एक्सचेंज कर लिया। अब इससे एक्सचेंज किया है, इससे एक्सचेंज किया, बात तो एक ही है। इसके अलावा कोई नया कॉम्बिनेशन आप बनाओगे ही नहीं। A ट्रांस B, भाई आप बोलो सर C इधर ले आओ, C इधर ले आओ, तो भी फिर A ट्रांस C इधर लिखने में आ जाता, A ट्रांस B इधर लिखने में आ जाता, लेकिन कॉम्बिनेशन तो यही दो मिलते, कोई नया तो मिलता नहीं। तो एक बार वापस से यहाँ पर टोटल GI जो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो हमें हर हाल में याद होना चाहिए, MA3B3 का केस काफी इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान में रखें, अच्छे से याद करें। ये M है, इसमें 2 GI बनते हैं, डायरेक्ट याद रखो। मैं हालांकि मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन से भी आंसर वही आएगा, फिर भी एक तो वो बनता है कि 3 एक्सेस हैं, X एक्सेस, Y एक्सेस, Z एक्सेस, ठीक है, या इसको X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, बस तीनों एक्सेस के बीच का एंगल 90 का होगा। किसी को भी X मानो, किसी को भी Z मानो, क्या फर्क पड़ता है। अगर तीनों एक्सेस पे एक जैसा दिखने वाला लिगेंड आपको दिख जाए, X Y Z तीनों एक्सेस पे, यानी 3 एक जैसे दिखने वाले जो लिगेंड हैं उनके बीच का एंगल आपको हर जगह 90 ही दिख रहा है, कहीं भी ये एंगल 180 है ही नहीं, सारे एक जैसे लिगेंड के बीच के एंगल 90 है। तब जब आप इन लिगेंड को मिलाते हैं तो एक 3 डायमेंशनल फेस बनता है, त्रिमितीय चेहरा आप बोल सकते हैं, फलक बनता है ना। और इसीलिए इसको FAC आइसोमर कहा जाता है, फेसियल। क्लियर। तो फेसियल आइसोमर इसे कहा जाता है FAC में, जब 3 एक जैसे दिखने वाले लिगेंड के बीच का एंगल 90 का होता है। अब एक आइसोमर इसमें और बनता है कुछ इस तरह का, जिसमें एक एंगल तो आपको 180 का मिलेगा, 2 90 के मिलेंगे, 3 एक जैसे दिखने वाले लिगेंड के बीच में। तीनों ए रखो, इस तरह से रखो कि 2 ए के बीच का एंगल 90 हो और तीसरा ए जो है उसका दोनों ए के साथ एंगल क्या हो, 90 का आ जाए। तो सपोज आपने ये रख दिए 3A, देखो इस ए का इन दोनों के साथ एंगल 90 है, इन दोनों का 180 हो गया। जब इस तरह का अरेंजमेंट आप बनाते हो तो आप 3 एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस 2 एक्सेस की जरूरत पड़ती है इन तीनों एक्सेस को लेने के लिए। एक मेरीडायोन बनता है और इसीलिए इसको बोला जाता है मेरीडायोनल। ये दोनों नाम याद रखिएगा, फेसियल, मेरीडायोनल। MA3B3 में टोटल GI कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अब मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन भी अगर आप इसमें देखते तो क्या था भाई, A ट्रांस A, ठीक, B ट्रांस B और A ट्रांस B, यही था। इन दोनों को आपस में बदलने का मतलब नहीं, इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो अगला जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, A ट्रांस B, A ट्रांस B, A ट्रांस B, यही तो मिलेगा। इन 2 के अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो टोटल GI इसीलिए कितने हैं, 2 हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको समझा ही जाए, क्योंकि ये गिने चुने केस ही बनेंगे हमारे तो नीट में। हमें एग्जाम में जाके सीधे आंसर ही तो लगा के आना। एक क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स का है, जितना टाइम बचा सकते हैं बचाएं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।